नमस्कार दोस्तों, राज कंपटीशन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने राजस्थान को लेकर चर्चा में रहे थे कि राजस्थान की जो राजस्थान की स्थिति है वो ग्लोब या विश्व में कहाँ पर है, एशिया में कहाँ पर है। इसके अलावा में हमने बात की थी दोस्तों कि भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। इसके अलावा हमने कल जाना एक तो अक्षांश किसे करते हैं और अक्षांश अपने पृथ्वी पे ग्लोब पे क्या कार्य करते हैं। इसके अलावा हमने जाना कि देशांतरों का क्या प्रयोग है। तो कल हमने दोस्तों जाना कि जो अक्षांश हैं ये दूरी बताने का काम करते हैं। दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है, यानी मैं कह सकता हूं कि 1 डिग्री अक्षांश के मध्य जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अगली बात हमने जानी कि दो अक्षांशों के मध्य दूरी को जोन या कटिबंध कहा जाता है। इसके अलावा कुल अक्षांशों की बात आ जाए तो हमने कहा था कि दोस्तों अगर गिने तो 181 होते हैं, लेकिन ध्रुवों को शामिल नहीं किया जाता। इसी कारण अक्षांशों की जो संख्या होती है वो 179 होती है। इसके बाद हमने देशांतरों का प्रयोग किया कि देशांतर क्या कार्य करते हैं। तो देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो देशांतरों की कुल संख्या दोस्तों 360। इनका कार्य है जो समय की गणना करना है, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। और इसी देशांतर की वजह से किसी भी देश की क्या की जाती है दोस्तों, समय की गणना की जाती है। जिस प्रकार भारत का समय 82.5 डिग्री देशांतर से लिया गया है, मानक समय रेखा से लिया गया है, उसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक देश का समय किसी न किसी मानक समय रेखा से लिया जाता है। तो आज नेक्स्ट जो बात है वो कर लेते हैं दोस्तों। क्या बात है, देखो दोस्तों ग्लोब की ही बात करता हूँ थोड़ी सी मैं। किसकी बात करता हूँ दोस्तों, ग्लोब की। देखिए दोस्तों ये ग्लोब है। कल हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में बेखूबी पढ़ा। आज मैं बताना चाहूंगा कि ग्लोब में इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के अलावा कोई और भी रेखा है, तो अगर हैं तो कौन कौन सी रेखा हैं थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉप कर दी, यानी मैंने पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित कर दिया दोस्तों, 2 भागों में। अब पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो समानांतर रेखा होती है इसको हम 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं, और इसी रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों इस रेखा का क्या नाम है, भूमध्य या विषुवत रेखा। इसके बाद थोड़ा सा मैं बात करूं ये कितने डिग्री पर होती है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश पे। कौन से अक्षांश पे, 0 डिग्री अक्षांश पे होते हैं। देखो दोस्तों इस रेखा को ना तो मैं उत्तरी अक्षांश कर सकता हूं, इस रेखा को ना ही मैं दक्षिणी अक्षांश कर सकता हूं, क्योंकि एकमात्र ऐसी रेखा है जो ना तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना ही दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि यही रेखा है जिस पृथ्वी के को 2 टुकड़ों में बांटती है। इस पृथ्वी का विभाजन भूमध्य या कौन सी रेखा, विषुवत रेखा करते हैं। इसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो मैं अगर उत्तरी गोलार्ध पे चलूं, यहां से कितना चलूं दोस्तों, में ध्यान देने वाली बात है। यहां से चलूं दोस्तों में 23.5 डिग्री, कितना चलूं, 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है उत्तरी गोलार्ध में वो होती है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों, कर्क रेखा। अगर मैं बात करूं फिर किसकी, इसके जस्ट ऊपर की, तो यहां पर होता है दोस्तों 66.5 डिग्री। देखो ऊपर 66.5 डिग्री है तो 23.5 डिग्री क्या कहलाएगा, उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। ये 66.5 क्या कहलाएगा, उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कौन सा होगा, उत्तरी अक्षांश होगा। ऐसी रेखा को कहा जाता है आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा कहा जाता है दोस्तों, आर्कटिक रेखा। फिर मैं ऊपर की बात करता हूं दोस्तों, जो क्या है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी रेखा है, ये है आपका कौन सा बिंदु, उत्तरी ध्रुव। ऊपर भाग वो कौन सा ध्रुव कहा जाता है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। इसी प्रकार अगर मैं थोड़ा सा कहाँ जाऊं, दक्षिणी गोलार्ध में आऊं, तो एक लाइन ड्रॉप कर देता हूं दोस्तों में। ये लाइन जो ड्रॉप की ये कहलाती है आपकी क्या दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ये कहलाती है आपकी मकर रेखा। मकर रेखा तो कितने डिग्री पर है, ये है दोस्तों 23.5 डिग्री पर। लेकिन कौन सा दक्षिणी अक्षांश आएगा, क्योंकि दोस्तों ये कौन सा गोलार्ध आ चुका है, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, तो हमने क्या लिख दिया था, उत्तरी अक्षांश। नीचे कौन सा है, दक्षिण, तो दक्षिणी अक्षांश होगा। जस्ट इसके नीचे की बात करता हूं दोस्तों, तो इसके नीचे क्या आता है, इसके नीचे आता है दोस्तों अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका क्या आता है दोस्तों, अंटार्कटिका आता है तो कितने डिग्री पर है, 66.5 डिग्री पर है। लेकिन कौन सा गोलार्ध होगा, दक्षिणी अक्षांश। कौन से अक्षांश में है, दक्षिणी अक्षांश। बट आप सभी जानते हो जो ये बिंदु है ये कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव। हमने कल बात की थी कि दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। उत्तरी ध्रुव कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो दोस्तों सोचने वाली बात है, अगर मैं अक्षांश से दृष्टि की बात करूं तो आपके जो पृथ्वी है, समांतर जो रेखाएं हैं वो समांतर जो रेखाएं हैं वो कितनी हैं। सबसे पहले कौन आएगी, भूमध्य या विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को कितने बराबर भागों में बांटते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। फिर अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूँ तो कौन सी आती है, मकर रेखा। फिर कौन सी आती है, अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिका रेखा। इसके अलावा कौन सी आती है, दक्षिणी ध्रुव। इधर कौन सी आती है, ऊपर उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा। फिर कौन सी आएगी, आर्कटिक रेखा। फिर कौन सा आएगा, उत्तरी ध्रुव। ये तमाम रेखाएं जो किस पर स्थित है दोस्तों, आपके ग्लोब या पृथ्वी पर स्थित होते हैं। लेकिन बात यह है कि इतनी रेखाओं में से हमारे राजस्थान और भारत को, हमारे राजस्थान या भारत में कौन सी महत्वपूर्ण रेखा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो कर्क रेखा है, इस पूरी पृथ्वी पर जो इंपॉर्टेंट रेखा है भारत या राजस्थान को लेकर, वो कौन सी रेखाएं, कर्क रेखाएं। कौन सी रेखा है दोस्तों, कर्क रेखा हैं। क्यों, क्योंकि जो कर्क रेखा हैं वो राजस्थान से होकर भी गुजरती हैं और भारत के 8 राज्यों से होकर भी गुजरते हैं। तो जब भी पेपर में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो अधिकांश किसको लेकर बनता है, कर्क रेखा को लेकर बनता है। लेकिन वो बाद की बातें हैं, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों जब हम सूर्य के सापेक्ष गति पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या क्या बातें हैं, क्या क्या नहीं है, वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके अलावा क्या है दोस्तों, ध्यान देना, सूर्य के सापेक्ष गति के बारे में जान लेते हैं। कंडीशन क्या होती है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपकी क्या है, पृथ्वी है। मान लीजिए दोस्तों आपकी क्या है, पृथ्वी है। मैंने एक लाइन क्या कर दी, ड्रॉप कर दी। अब पृथ्वी कितने टुकड़ों में विभाजित हो गई, 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई। अब 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई तो ध्यान देना दोस्तों, क्या कहना चाहता हूं मैं। देखिए दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, मैं यहाँ से चलता हूँ दोस्तों, कहाँ से, 0 डिग्री से। 0 डिग्री के बाद कौन सा डिग्री आएगा, 30 डिग्री। और 30 डिग्री के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। कितना डिग्री आएगा दोस्तों, 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद क्या आएगा दोस्तों, 60 डिग्री। फिर मैं इधर भी बात करता हूँ दोस्तों, थोड़ी सी क्या बात कर लेता हूँ दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। देखिए ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और दोस्तों यहाँ पर भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये क्यों लिखा मैंने, ये इस प्रकार का प्रश्न डिग्री मैंने क्यों लिखा, अरे क्या बताना चाहता हूँ, तो ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों कि कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर जब कौन दोस्तों, सूर्य। भूमध्य रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है, भूमध्य रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताना चाहता हूं कि वास्तव में इस पृथ्वी का कौन सा भाग तो शीत होता है, कौन सा भाग शीतोष्ण होता है, कौन सा भाग उपोष्ण होता है, अरे कौन सा भाग उष्ण होता है। जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं दोस्तों, सीधी पड़ती हैं। तो एक बात बताइए, सबसे ज्यादा तापमान कहां पर होगा, भूमध्य रेखा पर। जहां पर सर्वाधिक तापमान होगा वहां पर कौन सा कटिबंध पाया जाएगा, उष्ण कटिबंध पाया जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 0 से 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, मतलब इस पूरे गोलार्ध में यहां से लेकर यहां तक जो क्षेत्र स्थापित होगा वो होगा दोस्तों उष्ण, यानी गर्म क्षेत्र स्थापित होगा। कौन सा क्षेत्र स्थापित होगा, गर्म क्षेत्र स्थापित होगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों सूर्य की किरणें क्या हो जाएगी, यहाँ से तिरछी होने लगेगी। जैसे जैसे सूर्य की किरणें क्या होगी दोस्तों, तिरछी होगी। बताइए दोस्तों तापमान में कमी आएगी कि नहीं आएगी। और जैसे जैसे बेटा जैसे जैसे सूर्य की किरणें लंबवत दूरी तय करेगी वैसे वैसे सूर्य की किरणें क्या होगी दोस्तों, सूर्य की किरणें क्या होगी दोस्तों, तिरछी होती चली जाएगी। कहने का मतलब यह है टेम्परेचर में क्या आती जाएगी दोस्तों, कमी आती जाएगी। जैसे कि मैं बात करूं, ये यहां से लेकर यहां तक का भाग क्या कहलाया, उष्ण कहलाया। फिर 30 से 45 डिग्री का जो भाग है दोस्तों ये कहलाता है उपोष्ण। कौन सा क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, उपोष्ण, यानी ज्यादा से थोड़ा कम। फिर आता है दोस्तों शीतोष्ण, और ऊपर ही ऊपर 60 से 90 तक क्या होता है दोस्तों, शीत ऋतु होती है। मैं कह सकता हूँ इस क्षेत्र में हमेशा क्या होती है, सर्दी होती है, शीत होता है। उसके बाद शीतोष्ण, उपोष्ण और उष्ण। उष्ण कहाँ से कहाँ तक, 0 से 30, 0 से 30। इधर बात करता हूँ, इधर भी कौन सा क्षेत्र स्थापित होगा,
उपोष्ण, पे नीचे शीतोष्ण, पे नीचे नीचे कौन सा, शीत। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर, ध्यान देने वाली बात है। देखिए दोस्तों क्या करना चाहता हूँ कि देखो दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में शीत शीतोष्ण उष्ण, उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण शीतोष्ण शीत, और मध्य में क्या है दोस्तों, उष्ण। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि हमारे भारत में किस प्रकार का क्षेत्र स्थापित होता है, या हमारे राजस्थान में किस प्रकार का क्षेत्र स्थापित होता है। क्योंकि आप सभी जानते हो दोस्तों कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से और भारत के 8 जिलों से यानी मध्य से होकर गुजरती हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये 30 डिग्री तो कहाँ गया, बहुत ऊपर गया। 30 डिग्री कहाँ गया दोस्तों, बहुत ऊपर गया। इसका मतलब इससे क्या है, पहले मेरा भारत आता है। अब भारत पहले आता है तो सिंपल सी बात है, हमारे जो भारत है उसमें उष्ण क्षेत्र और उपोष्ण क्षेत्र देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि भारत में जो क्षेत्र मिलता है देखने को कौन सा मिलता है, उष्ण और उपोष्ण। ये तो किसके संदर्भ में बात हो गई कि पृथ्वी में कौन कौन से भाग में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। आगे चलता हूं दोस्तों मैं इसी बात को लेके कि और क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों, ये यहाँ तक की बात हो गई। लेकिन बात अभी आती है, वो बात भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों बात क्या आती है, देखो दोस्तों ये सूर्य है, ये क्या है दोस्तों, सूर्य है, ये सूर्य है। जब सूर्य किस रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो यहाँ क्या क्या कंडीशन होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो क्या होगा दोस्तों, तापमान में वृद्धि होगी। जैसे दोस्तों तापमान में वृद्धि होगी, गर्म हवाएं ऊपर उठेगी और ऊपर उठने के बाद अचानक क्या होगी, ठंडी होगी, और ठंडी होकर वापस क्या करेगी दोस्तों, ये नीचे आएगी, और नीचे आने के बाद क्या करेगी दोस्तों, वर्षा करेगी। इसका मतलब भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में वृद्धि होने की वजह से यहाँ वर्षा क्या होती है दोस्तों, अच्छी होती है। वर्षा क्या होती है दोस्तों, वर्षा क्या होती है, अच्छी वर्षा होती है। मैं कह सकता हूँ अच्छी वर्षा होती है। अब जहाँ पर अच्छी वर्षा होती है वहाँ पर बताइए दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। क्योंकि जब किसी भी क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है तो वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पर जो वनस्पति होगी वो कौन सी होगी दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। सदाबहार का मतलब होता है बेटा प्रत्येक प्रकार के वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलेगी। सघन घन भी मिलेंगी, विरल भी मिलेंगी, सभी प्रकार के वनस्पति देखने को मिलेगी। लेकिन ये बात किसकी है, ये बातें किसकी है, भूमध्य रेखा की। हम मैं बात किसकी कर रहा हूँ दोस्तों, कर्क रेखा की। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, कर्क रेखा की। ये कौन सी रेखा है दोस्तों, कर्क रेखा। यदि मैं भूमध्य रेखा की इस बात को कहाँ पर लेके आऊँ, कर्क रेखा पर, यानी मैं कहूँ कि जिस प्रकार भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है उसी प्रकार अगर कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो फिर राजस्थान या भारत में इसका क्या डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो हमें राजस्थान या भारत के संदर्भ में कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करता हूँ मैं राजस्थान को लेकर कि राजस्थान में सूर्य उदय से क्या क्या बातें बनती हैं। ले लेगा दोस्तों, देखो ध्यान देना क्या करना चाहता हूं। देखिए क्या बात होती है क्या नहीं होती। देखिए दोस्तों मैप के जरिए सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। देखिए ये मैंने बना दिया दोस्तों कौन, पृथ्वी। कौन बना दिया दोस्तों, मैंने पृथ्वी। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, एक तो कौन सी आपकी भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों, भूमध्य रेखा। एक कौन सी आती है दोस्तों, कर्क रेखा। एक कौन सी आती है, मकर रेखा। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों मैं कर्क रेखा, यहाँ लिख देता हूँ मैं मकर रेखा। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, मैंने अभी भी कहा कि अगर मैं भूमध्य रेखा से अपना सूर्य कहाँ चला जाए, कर्क रेखा पर चला जाए, या हमारा सूर्य कहाँ आ जाए, मकर रेखा पर आ जाए, तो राजस्थान में क्या कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये आपका सूर्य, ये आपका सूर्य। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है
तो राजस्थान में कर्क संक्रांति होती है। कर्क संक्रांति होती है। अब राजस्थान में कर्क संक्रांति कब? 21 जून को। कर्क संक्रांति है क्या कि देखो दोस्तों, जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो राजस्थान में कर्क संक्रांति देखने को मिलती है। कर्क संक्रांति का मतलब होता है कि राजस्थान में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं? सीधी पड़ती है किस पर? राजस्थान पर। और राजस्थान में भी कहां पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। देखो दोस्तों, कंडीशन क्या है, तो क्या क्या बातें देखने को मिलेगी। कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को। कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। ग्रीष्म ऋतु होगी। सबसे बड़ा क्या होगा? इस दिन होगा। और दोस्तों याद रखना, सबसे छोटी क्या होगी? रात होगी। अगली बात, सबसे छोटी परछाई बनेगी। परछाई बनेगी। तो दोस्तों क्या करना चाहता हूं कि दोस्तों राजस्थान में कर्क संक्रांति आती है कितनी जून को? 21 जून को। कहने का मतलब ये है कि 21 जून के दिन जो राजस्थान में ये कर्क रेखा पर सूर्य क्या करता है दोस्तों? सीधा चमकता है। और सीधा चमकने की वजह से इस दिन कौन सी ऋतु होती है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु होती है। पहली शर्त ये। दूसरी, सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों? दिन होता है। अगली बात, अगर दोस्तों सबसे बड़ा दिन होगा तो रात की अवधि घटेगी नहीं घटेगी? रात की अवधि घटेगी तो इसी दिन दोस्तों सबसे छोटी क्या होगी? रात होगी। अब दूसरी बात कि जब सूर्य की परछाई क्या होगी दोस्तों? सीधी पड़ेगी तो कोई परछाई बनेगी क्या? नहीं बनेगी। और बनेगी तो ना कुछ। इसी कारण कहा जाता है कि दोस्तों सबसे छोटी क्या बनती है? परछाई। तो एक बात अपन को समझ में आ गई कि कर्क संक्रांति कब आती है? 21 जून को। फिर यही शर्त मैं कहां लागू कर दूं दोस्तों? मकर संक्रांति पर। लेकिन देखो दोस्तों, अगर सूर्य यहां पर सीधा चमक रहा है तो यहां मकर संक्रांति पर क्या चीजें देखने को मिलेगी? ध्यान देना दोस्तों, मकर संक्रांति पर यहां पर सबसे बड़ा दिन होगा। तो दोस्तों यहां पर ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। तो मकर संक्रांति पर कौन सी ऋतु होगी? शीत ऋतु। सबसे बड़ी क्या होगी दोस्तों? यहां पर रात होगी। सबसे छोटा क्या होगा? यहां पर सबसे छोटा क्या होगा दोस्तों? दिन होगा। और दूसरी बात का सबसे लंबी क्या बनेगी दोस्तों? परछाई बनेगी। लेकिन ये कहाँ की बात कर रहा हूँ? राजस्थान की बात नहीं है दोस्तों, ये कहाँ की बात है? मकर रेखा की। कि जब सूर्य उत्तरायण की ओर क्या करेगा? गति करेगा, कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, उस समय कर्क रेखा पर तो क्या कंडीशन होगी? 21 जून को ये। और इसी 21 जून को कहां पर दोस्तों? मकर रेखा पर ये कंडीशन होगी कि यहाँ पर ऋतु कौन सी होगी? शीत ऋतु। सबसे बड़ा क्या होगा? दिन। सबसे बड़ी क्या होगी? रात। सबसे छोटा क्या होगा? दिन। और अगली बात क्या है? सबसे लंबी क्या बनेगी? यहाँ पर परछाई। लेकिन अगली बात क्या बोल देता हूं दोस्तों, ये तो किसकी बात हो गई? किसकी बात हो गई? संक्रांति की। अगली बात क्या है दोस्तों? ध्यान देने वाली बात है। ये मैंने ये लाइन ड्रॉप कर दी दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? मकर संक्रांति लिख देता हूं। मकर संक्रांति होती है दोस्तों 22 दिसंबर। कब होती है? 22 दिसंबर। जब क्या होता है दोस्तों? मकर रेखा पर सूर्य क्या करता है दोस्तों? सीधा चमकता है। जब दोस्तों मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लागू होगी दोस्तों? बताइए। ये वाली कंडीशन मकर संक्रांति पर लागू होगी नहीं होगी? 100% होगी। लेकिन फिर कर्क संक्रांति पर कौन सी दोस्तों यहाँ कर्क रेखा पर, यानी कर्क रेखा मैं कह सकता हूँ कि आपके राजस्थान में जब सूर्य कहाँ पर सीधा चमके? मकर रेखा पर, जिसको मकर संक्रांति कहा जाता है। जो कितने तारीख दोस्तों? 22 दिसंबर है। ये 22 दिसंबर के दिन है। यहाँ आपके राजस्थान में क्या कंडीशन होगी? तो ध्यान देने वाली बातें दोस्तों, क्या क्या कंडीशन होगी ध्यान दीजिए। कौन सी ऋतु होगी यहाँ पर? शीत ऋतु होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है सबसे बड़ी रात होगी, सबसे छोटा दिन होगा, सबसे बड़ी परछाई बनेगी। क्या बनेगी? परछाई बनेगी। अरे कब?
दोस्तों कब बताइए? 22 दिसंबर को क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि कर्क संक्रांति कब आते हैं। 21 जून को क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में मकर संक्रांति कब आती है। 22 दिसंबर को एक क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में सबसे लंबी रात कब होती है। 22 दिसंबर राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है। 21 जून। फिर बात करता हूं दोस्तों कौन सी नेक्स्ट बात तो ध्यान देने वाली बातें हैं। इधर चलता हूं थोड़ा सा, मैं यही बना देता हूं। देखिए यहां बना देता हूं। देखिए ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। इस पर 3 रेखा खींच दी मैंने। इसके बाद आती है दोस्तों कौन सी संक्रांति। देखिए दोस्तों शरद, एक तो हो गए दोस्तों आपकी शरद संक्रांति, एक हो गए आपकी शरद विषुव बोल देता हूं दोस्तों। शरद विषुव कब आता है? 23 सितंबर। कब आता है दोस्तों? 23 सितंबर। कर्क संक्रांति हो गई, मकर संक्रांति हो गई, शरद विषुव हो गया। अब कौन बचा दोस्तों? आपकी एक संक्रांति बची हुई है जिसको वसंत संक्रांति कहा जाता है। वसंत संक्रांति कौन सी दोस्तों? वसंत विषुव। तो दोस्तों ये कंडीशन कब होती हैं? ये होती हैं आपके 21 ये कंडीशन दोस्तों 21 मार्च को। कब होती हैं? 21 मार्च को। ये कब होती है दोस्तों? 23 सितंबर को। कब होती है दोस्तों? 23 सितंबर को। ध्यान देने वाली बातें दोस्तों 23 सितंबर कौन सा? शरद विषुवत। 21 मार्च को कौन? वसंत विषुवत। इस समय कंडीशन क्या होती है कि जब सूर्य क्या करते हैं दोस्तों? उत्तरायण की ओर गति करता है। यानी दोस्तों सूर्य कहाँ होता है? उत्तरायण की ओर होता है। और उत्तरायण से क्या करेगा दोस्तों? सीधा प्रकाश कहाँ डालेगा? पृथ्वी पर। अब देखो दोस्तों इस समय घटना क्या होती है कि जब सूर्य दक्षिणायन की ओर होता है। कहाँ होता है दोस्तों? दक्षिणायन की ओर होता है। तो सूर्य का पूरा प्रकाश किसके ओर गिरेगा? पृथ्वी के ऊपर की ओर। तो एक बात बताना दोस्तों, जब किरणें सीधी गिरेगी तो सिंपल सी बात है कि दिन रात की अवधि दोनों जगह क्या होगी दोस्तों? बराबर होगी। अगर आप लोगों से पूछ ले जाए वसंत विषुवत कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। शरद विषुव कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। ऐसे दिन कंडीशन क्या होती है दोस्तों? याद रखना कि दिन रात की अवधि बराबर होती है दोस्तों। किसकी अवधि? दिन रात की अवधि क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर बराबर होती है। तो देखो दोस्तों सूर्य के सापेक्ष हमने 4 बातें की। किसके सापेक्ष? सूर्य के सापेक्ष। ये कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं दोस्तों राजस्थान को लेके। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं कि सूर्य को लेकर राजस्थान में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या नहीं बनते। तो पहले राजस्थान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों देखने वाली सोचने वाली बात है। देखिए ये आपका राजस्थान है। ये क्या दोस्तों? आपका राजस्थान है। मैंने कहा कि सूर्य कौन दोस्तों? सूर्य कहाँ पर? आपके राजस्थान के डूंगरपुर और कहाँ पर दोस्तों? बांसवाड़ा। कहाँ पर दोस्तों? कहा जाता है कि राजस्थान डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होके गुजरता है। किससे होकर गुजरता है दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से आपके कौन सी रेखा दोस्तों? कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कहाँ पड़ते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सूर्य की तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं दोस्तों? तो आप सब समझ गए होंगे दोस्तों कि सूर्य की तिरछी किरणें तो कहाँ पड़ेगी? यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या? गंगा नगर। तिरछी कहाँ पड़ेगी? डूंगरपुर और कहाँ दोस्तों? बांसवाड़ा। बहुत अच्छी अच्छी बातें दोस्तों तो अपन को देखने को मिलेगी।
क्वेश्चन आएगा कि जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो राजस्थान में क्या कंडीशन होगी। तो याद रखना दोस्तों कि सीधी किरणें तो कहाँ गिरेगी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो याद रखना जहाँ सीधी किरणें गिरती हैं वहां पर परछाई भी क्या बनती हैं, छोटी बनती हैं। और राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी, गंगानगर। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए दोस्तों, राजस्थान में सूर्य के तिरछेपन का आरोही क्रम बताइए। कि राजस्थान में सूर्य के तिरछेपन के आरोही क्रम बताइए। दोस्तों आरोही क्रम का मतलब होता है किरणों का बढ़ता हुआ क्रम। अगर किरणों का बढ़ता हुआ क्रम चलेगा तो दोस्तों बताइए ऊपर से नीचे आएंगे नहीं आएंगे। तो कंडीशन क्या होगी कि देखो दोस्तों तिरछेपन का बढ़ता हुआ क्रम यानी ऐसे बढ़ेगी कि ऐसे बढ़ेगी। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ। तो याद रखना दोस्तों, कहां से चलूंगा मैं, ध्यान देने वाली बातें हैं कि तिरछी बढ़ती चली जाएगी ऐसे। कौन सा क्रम है, आरोही क्रम। लेकिन इसी क्वेश्चन में यहां आरोही की जगह क्या दे दे दोस्तों, अवरोही। तो इधर लिख देता हूं दोस्तों दोनों बातें में। अगर क्या पूछे आरोही क्रम, ऐसे में क्या पूछे अवरोही क्रम। दोस्तों आगे लिख देता हूं बढ़ता हुआ, बढ़ता क्रम। यहां लिख देता हूं घटता क्रम। किसका, सूर्य की किरणों का घटता क्रम। किसका, देखो सूर्य के, देखो राजस्थान में सूर्य के तिरछेपन का आरोही क्रम। तिरछेपन का मतलब होता है, आरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों कि किरणें आ रही हो का मतलब होता है बढ़ना, तिरछी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो कहां से स्टार्ट करूंगा, देखो दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा, फिर ऊपर बात करो तो हनुमानगढ़, और क्या ले लेता हूं दोस्तों गंगानगर। इस प्रकार क्रम आएगा दोस्तों। तो ये तो कौन से है दोस्तों, आरोही क्रम। और अवरोही पूछ ली जाए, तिरछेपन की अवरोही का मतलब होता है दोस्तों घटता हुआ क्रम। यानी जो किरणें तिरछी जाती है बेटा, बढ़ती हुई जा रही है, वो क्या होगी, घटती हुई चली जाएगी। घटने का मतलब क्या होता है दोस्तों, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में यही जिले कैसे आ जाएंगे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा। क्या जाएंगे दोस्तों, बांसवाड़ा। एक ही क्वेश्चन तो आपका एक कंप्लीट हो गया। दूसरी बात आएगी सीधेपन का आरोही क्रम या अवरोही क्रम। देखो दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक तो ये हो गया दोस्तों सूर्य का क्या होगा दोस्तों, ये आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों, बढ़ना। ये क्या हो गया, अवरोही। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटना। लेकिन ये तिरछेपन की बात की दोस्तों, अगर मैं सीधेपन की बात करूं, सीधेपन की बात करूं तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान देना दोस्तों। राजस्थान में सूर्य का सीधापन, सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ सीधेपन का आरोही क्रम यानी सूर्य की किरणें सीधी होती जा रही हैं, उनका क्रम कहां से कहां और बढ़ता हुआ जाएगा। देखो दोस्तों ऊपर जाएगी तो तिरछी और नीचे आएगी तो सीधी। सिंपल सी बात है कि किरणें क्या होगी दोस्तों, सीधी होती चली जाएगी, उनका क्रम क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो फिर क्वेश्चन में आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों कि गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर सीधा जाता हूं दोस्तों मैं डूंगरपुर के बाद दोस्तों बांसवाड़ा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आरोही की जगह क्या दे दिया जाए, यहाँ पर भी अवरोही दे दिया जाए तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। पहले क्या आएगा दोस्तों बताइए मुझे, क्या डूंगरपुर, फिर क्या आएगा दोस्तों बांसवाड़ा, फिर क्या गया हनुमानगढ़, फिर क्या गया दोस्तों गंगानगर। इस प्रकार से बेटा आपको एग्जामिनर किसी भी प्रकार से घुमा देता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो किसकी बात होगी दोस्तों बताइए, किसकी बात हो गई, राजस्थान के संदर्भ की बात हो गई। तो थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं और भी तमाम बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ, यहाँ तक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। ध्यान देना, क्वेश्चन तो बहुत हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर। लेकिन देखो ध्यान देने वाली बात है, ये आपका डूंगरपुर है,
और ये आपका क्या है दोस्तों, पूरा पूरा बांसवाड़ा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि देखो दोस्तों कि डूंगरपुर कौन सा दोस्तों, डूंगरपुर का एक गांव है दोस्तों जिसके दक्षिण से गुजरती है ये करके रेखा। डूंगरपुर का क्या है दोस्तों, डूंगरपुर का एक गांव है जिसका नाम देखो छिकला। इस छिकला के दक्षिणी भाग से गुजरते हैं दोस्तों, कहाँ से गुजरती हैं, दक्षिण से गुजरती हैं। और राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो 8 किलोमीटर, राजस्थान में कर्क रेखा दोस्तों कितने किलोमीटर चलती हैं, 8 किलोमीटर चलती है। क्वेश्चन आ जाए कि कौन से गांव के दक्षिण से गुजरती हैं, तो छिकला गांव के दक्षिण से गुजरती है, क्योंकि राजस्थान के 2 ही मात्र ऐसे जिले हैं जिनसे क्या होता है दोस्तों, कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा आता है दोस्तों कौन सा, बांसवाड़ा। दूसरा कौन सा आता है दोस्तों, बांसवाड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा इधर, बांसवाड़ा। दोस्तों बांसवाड़ा का एक गांव है, इसका नाम है तलवाड़ा। तलवाड़ा गांव के बिल्कुल कहाँ से गुजरती है दोस्तों, ये रेखा मध्य से गुजरती हैं। तो दोस्तों बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव है, तलवाड़ा गांव के कहाँ से गुजरती है, ये रेखा मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती हैं, मध्य से गुजरती हैं। और कितना किलोमीटर दोस्तों, 26 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दोस्तों, 26 किलोमीटर। अरे कौन से बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ तक की बात किसको समझ में नहीं है दोस्तों। मैंने कहा कि तलवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती हैं, अच्छा 20 किलोमीटर गुजरती हैं। मैं कह सकता हूँ बांसवाड़ा के भी मध्य से गुजरती हैं, लेकिन डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती हैं। बांसवाड़ा को तो मध्य से विभाजित करते ही काटते हुए जाते हैं, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग में जाती हैं। छिकला गाँव है, छिकला गाँव से जस्ट दक्षिण में बेटा 8 किलोमीटर गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि यहाँ से एक नदी निकलती है। आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ से क्या निकलती है, एक नदी निकलती है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों उस नदी के बारे में। एक नदी निकलती है दोस्तों, कहाँ से, आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है, इस क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। डूंगरपुर और बांसवाड़ा कौन सा, वागड़ क्षेत्र। या मैं कह सकता हूँ दोस्तों काठल। तो दोस्तों आप सभी जानते हो इस नदी का नाम क्या है, माही नदी। कौन सी नदी दोस्तों, माही नदी। आप सभी को पता है कि वाटल की या वांगड़ की या काटल की गंगा किसे कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है। अब बात ये आती है कि दोस्तों माही नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है। तो ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन क्या आता है कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो उल्टे वी आकार की तरफ बहती है, उल्टे यू के आकार में बहती है। याद रखना, एकमात्र ऐसी नदी जिसको कर्क रेखा कितनी बार काटते हैं दोस्तों, 2 बार काटते हैं। एकमात्र ऐसी नदी जिसको कर्क रेखा कितने बार काटते हैं, 2 बार काटते हैं। तो दोस्तों क्या कहना चाहता हूं, तो माही नदी है, तो माही नदी के बारे में थोड़ा सा मैं दोस्तों आपको इधर स्पष्ट करवा दूं क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों माही नदी का उद्गम, माही नदी का जो उद्गम की बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि माही नदी कहाँ से निकलती है। तो माही नदी दोस्तों ध्यान देना, एमपी के, कहाँ के दोस्तों, एमपी के धार जिले, एमपी के धार जिले के सरदारपुरा क्षेत्र के, कौन से क्षेत्र के दोस्तों, सरदारपुरा क्षेत्र के विंध्याचल पर्वत से मेहंद झील से निकलती हैं। कौन सी झील से दोस्तों, मेहंद झील से निकलती हैं। देखो क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान देने वाली बातें हैं। देखो दोस्तों, ये उद्गम किसका, माही नदी का उद्गम कहाँ से, एमपी से, धार जिले से निकलती है। कहाँ से निकलेगी दोस्तों, धार जिले से। धार जिले में कौन सा क्षेत्र दोस्तों, सरदारपुरा से निकलती हैं। कौन सा पर्वत दोस्तों, विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती हैं। कौन सी झील से निकलती हैं, मेहंद झील से निकलती हैं। अरे कौन सी नदी, माही नदी, जो उल्टे वी आकार में बहती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा बात आ जाए कि कुल इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, कुल लंबाई की बात आ जाए, अरे किसकी लंबाई दोस्तों, माही नदी की कुल लंबाई की बात आ जाए तो 576, ये याद रखना दोस्तों, 583 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक ध्यान देना, ये कहाँ क्या है दोस्तों, एमपी से कहाँ बहेगी, राजस्थान के बाद कहाँ आएगी दोस्तों, गुजरात। देखो गुजरात में मुहाना कहाँ बनाती है दोस्तों, खंपात की खाड़ी में। कहाँ पर दोस्तों, खंबात की खाड़ी में जाकर क्या बनाती है दोस्तों,
खाड़ी में मुहाना बनाती है। कौन सी खाड़ी में? खंपात की खाड़ी में। कौन सी नदी? माही नदी। कहाँ से निकलेगी? एमपी से। तो कुछ नहीं भी आएगा कि माही नदी कितने राज्यों की नदी है? 3 राज्यों की। कितने राज्यों की नदी है दोस्तों? 3 राज्यों की नदी है। कौन सी नदी? माही नदी। और माही नदी पर दोस्तों माही बजाज सागर बांध परियोजना बनी हुई है। कनाडा बांध परियोजना भी माही नदी पर बनी हुई है। तो ये इतने सारे हमने बात की। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि माही नदी राजस्थान में कितना किलोमीटर बहती है। ध्यान देना दोस्तों, कहाँ पर? राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है। 171 किलोमीटर बहती है। अरे कौन, कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में। कितनी बढ़ती हैं? 171 किलोमीटर बढ़ती हैं। और काटल नामक क्षेत्र का क्या करते हैं दोस्तों? निर्माण करते हैं। ये सारी बातें किसके लिए दोस्तों? माही नदी के लिए। किसके लिए दोस्तों? माही नदी के लिए। तो दोस्तों हमने जाना कि जब कर्क रेखा राजस्थान में सीधी चमकती है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में याद रखना दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा हमने तमाम बातें जानी। क्वेश्चन आता है दोस्तों को उल्टे वी आकार में कौन सी नदी बहती है? माही नदी। क्वेश्चन आता है ऐसी नदी जो दक्षिण से निकलकर वापस दक्षिण में ही प्रवाहित हो जाती है, वो भी कौन सी दोस्तों? माही नदी। ऐसी नदी जो दक्षिण से निकलकर वापस दक्षिण में ही क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है। बांसवाड़ा की कर्क रेखा कौन से गांव से? तलवाड़ा के मध्य से निकलती है और कितनी गुजरती है? 26 किलोमीटर। डूंगरपुर के कौन से गाँव से? छिकला नामक गाँव से। छिकला गाँव के दक्षिण से निकलती है और बेटा कितने किलोमीटर रेखा है? 8 किलोमीटर है। तो तमाम बातें दोस्तों हमने किसके संदर्भ में कर ली? कर्क रेखा और सूर्य को सापेक्ष मानकर। लेकिन बात किसकी आती है दोस्तों? भारत की। भारत के कितने राज्यों में? भारत के 8 राज्यों से कौन गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो बताइए कर्क रेखा कौन से राज्य से न्यूनतम गुजरती है? तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपका राजस्थान ही उत्तर होगा। मैंने क्या कहा कि आपके जो भारत में जो 8 राज्य गुजरती हैं कौन कौन से हैं दोस्तों? मैं लिख देता हूँ। गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर पश्चिमी बंगाल। अब पश्चिमी बंगाल की बात करूं दोस्तों त्रिपुरा, फिर बात करूं मेघालय। किसकी बात करूं दोस्तों? मेघालय की। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। 8 राज्यों से कौन दोस्तों? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक कहाँ कौन से राज्य में गुजरती है? एमपी में। और सबसे न्यूनतम कौन से राज्य में गुजरती है दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में। क्वेश्चन ये भी आता है कि देखो दोस्तों जो कर्क रेखाएं, जो आपकी कर्क रेखाएं, तो भारत में याद रखना दोस्तों, जो भारत की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो याद रखना कौन सी राजधानी सर्वाधिक निकट है और किस राज्य की राजधानी सर्वाधिक दूर है। तो याद रखना अगर राजस्थान को लेकर बात आ जाए तो कर्क रेखा राजस्थान की राजधानी जयपुर से क्या है दोस्तों? सबसे दूर है। जयपुर से क्या है? दूर। और झारखंड की राजधानी दोस्तों कौन सी? रांची। तो क्वेश्चन आ जाए कि रांची से क्या है कर्क रेखा? सबसे नज़दीक है। रांची से क्या है दोस्तों? नज़दीक। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ये। देखो ध्यान देने वाली बातें हैं कि कर्क रेखा के कौन सी राजधानी सर्वाधिक समीप हैं? तो समीप की बात आए तो झारखंड की राजधानी कौन सी दोस्तों? रांची है। उसी प्रकार दोस्तों मैं बात करूं तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। तो कर्क रेखा की जो सर्वाधिक निकट राजधानी है वो झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची, और सबसे दूर जो राजधानी है वो आपकी कौन है? जयपुर की राजस्थान है, सॉरी राजस्थान की जयपुर है जो सबसे दूर है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो बात क्या है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन सी तहसील के पास हैं, या मैं कह सकता हूं कि कर्क रेखा राजस्थान की कौन सी तहसील के समीप हैं, तो याद रखना दोस्तों बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील के तहसील जो दोस्तों कर्क रेखा के कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा के समीप राजस्थान की कौन सी तहसील आती हैं, तो कुशलगढ़ तहसील आती हैं। अरे कौन सी कुशलगढ़ तहसील आती हैं जिसके जो कर्क रेखा के दक्षिण में क्या है दोस्तों? स्थित हैं। इतने सारे क्वेश्चन हम किसके संदर्भ में पढ़ लिए दोस्तों? सूर्य के सापेक्ष पढ़ लिए। तो बताइए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? तो दोस्तों क्लास तो बहुत अच्छी है, तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।